हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसका जो 2017 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम कल भी हमने 2017 का पेपर सॉल्व किया, आज भी 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे क्या? जी नहीं, देखिए हाँ भी और जी नहीं भी। क्यों? क्योंकि 2017 का पेपर तो सॉल्व करेंगे, लेकिन 2017 में 2 बार पेपर हुए। पहला पेपर हुआ, उसके बाद दूसरा भी पेपर हुआ। तो हम लोगों ने कल सेकंड पेपर देखा था जो दूसरी बार हुआ था, और पहली बार जो हुआ था वो आज पेपर देखेंगे। तो इस तरह से आपके ये दोनों पेपर सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं कि एक ईयर में एक ही पेपर जो है उसी को सॉल्व करें, क्योंकि पेपर जितने ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी हैबिट रहेगी, और नोट्स बनाएंगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, स्पीड भी बढ़ेगी, और चीजें आपकी समझ में भी आएंगी कि पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए। जितना ज्यादा, कहते नहीं है कि सबसे ज्यादा अभ्यास होता है जो आपने पढ़ा। जैसे कि आज आपने कोई एक चीज पढ़ी और उसको फिर कभी नहीं पढ़ा तो आप क्या होता है, भूल जाते हो। लेकिन जिस चीज को आपने पढ़ा, दूसरे दिन फिर वही चीज पढ़े, तीसरे दिन फिर वही चीज पढ़े, तो आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाती है। और जब सेट हो जाती है, और एक चीज और भी होती है कि जब भी आप पढ़ेंगे उसमें आपको कुछ नया ऐसा लगेगा कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको ऐसा ही फील होगा। तो अभ्यास बहुत जरूरी है और अभ्यास करते भी रहना चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज हम 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। सो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और अभी आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट नोट्स है ये लेकर आए। ये नोट्स ही आपके जो आपके पेपर है, जो आपकी सीरीज है उनको कराएंगे। उसके बाद जो और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन पर भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो कोई चीज ऐसी ना सामने आए कि हाँ हमने ये चीज तो पढ़ी ही नहीं थी, इसको किस तरह से हम सॉल्व करें, ठीक है ना। तो पहले हम थोड़ा सा इस पे जो लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन एक हो जाता है कि विराम चिन्हों के बारे में। तो विराम चिन्ह जो हो जाते हैं उसमें पूछा गया कि 4 विराम चिन्हों के बारे में बताएं। कितने? तो 4 विराम चिन्हों के बारे में बताएं। कोई कंडीशन नहीं दिए हैं कि कौन से विराम चिन्हों के बारे में बताना है। भाई इसमें हो जाता है पूर्ण विराम, हो जाता है अर्ध विराम, हो जाता है अल्प विराम, हो जाता है क्वेश्चन मार्क, हो जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, हो जाता है और भी बहुत से। और एक क्वेश्चन है कि कितने टोटल विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने सीरीज में भी कंटिन्यू किया है कि इसके बारे में हमने आपसे ये सवाल किया है, यानी आपको होमवर्क में दिया है। तो 2 बार हो गया, 2 बार हमने क्वेश्चन पूछ लिया है। आपको आंसर देना और ऐसा आंसर देना है कि सही हो, और दूसरा कोई पढ़े तो हाँ लगे कि आपने पढ़कर आंसर दिया। पढ़ का मतलब है कि आपको नॉलेज है और आपने आंसर दिया है, ठीक है। और किसके आधार पर ये जितने हैं, मतलब जितने हैं वो किसके आधार पर है, तो ये चीज हो जाती है। यानी विराम चिन्हों की अगर हम बात कर ले तो आपको पता है यहाँ पे देखिए कोई कंडीशन नहीं है। जो आपके लघुत्तरीय टाइप में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें कोई कंडीशन नहीं दिए हुए हैं कि इसी विराम चिन्ह के बारे में आप लिखें। जो आपको अच्छे से आते हो, जो आपकी समझ में अच्छे से आ रहे हो, आप अच्छे से लिख पाए, वही आप कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे पूर्ण विराम हो जाता है, तो आपको पता है पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। हम कोई बात कहते हैं और रुक जाते हैं, बात को अपनी खत्म कर लेते हैं। तो जब बात को खत्म करते हैं तो हम इस चिन्ह का यूज करते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे कोई बात कही, हल्की सी सांस ली, तो हम इस चिन्ह का यूज करते हैं। ये कौन सा हो जाता है? अल्प विराम। अब हम बीच में एक चिन्ह होता है इस तरह का, तो इससे कम यानी पूर्ण विराम से आधा, क्या? पूर्ण विराम से आधा, और अल्प विराम से ज्यादा, है ना, यानी ये बीच में चिन्ह है। तो जब ठहरना होता है, यानी पूर्ण विराम से कम ठहरना होता है और अल्प विराम से ज्यादा ठहरना होता है, तो ये अर्ध विराम आपका हो जाता है। और क्वेश्चन मार्क आपका जब भी आप कोई प्रश्न वाले सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम आज स्कूल गए थे, क्या तुम अभी तक सो ही रहे हो, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, कोई भी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, भाई ये क्वेश्चन मार्क वाले ही तो होते हैं। तो आप उसके बाद इस चिन्ह का यूज जरूर करेंगे। तो इस तरह से आपके देखिए कितने चिन्ह हो गए? 4 चिन्ह हो गए। एक चिन्ह आपका ये हो जाता है इस तरह से। ये कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का मतलब होता है कोई हर्ष, शोक, उल्लास, उत्साह, कोई बात आपने ऐसी सुनी और अचानक में अपने अरे वाह ऐसी बात
चाहिए था। मतलब बहुत ज्यादा आप खुश होके आपने कोई बात कही तो ये चिन्ह लगाएंगे, बहुत ज्यादा दुखी होके आपने कोई बात कही तो ये चिन्ह का यूज करेंगे। उसके बाद एक आपका हंस पद हो जाता है, इसको त्रुटि पद भी कहते हैं, यानी कोई त्रुटि हो जाती, कोई गलती हो जाती। भाई गलती तो स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी और जरूर होंगी, है ना। और गलतियां आपकी नेगेटिव में नहीं जाती हैं, वो पॉजिटिव में जाती हैं। जब भी हम सीखते हैं तो गलतियां करके ही सीखते हैं। भाई आज हमसे कोई गलती हुई तो कल उसमें थोड़ा सा सुधार होगा, अगले दिन उससे ज्यादा सुधार होगा, यानी गलतियां पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव में उसको नहीं समझिएगा। क्योंकि बहुत लोगों का ये होता है कि तुमने गलती की है, नहीं तुम गलती के लिए ही बने हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य है, गलती हो सकती है और होती ही है ना। तो ये हंस पद आपका हो जाता है। और इस चिन्ह के बारे में हमने ट्रिक से बताया था कि कोई चीज आप भूल गए और वो चीज आपकी आ गई तो आपको क्या खुशी मिलती है, यानी आप हंसते हो। तो जब हंसते हो तो क्या होता है, जब आप हंसते हो तो इस चिन्ह का यूज करते हो, यानी ट्रिक है कि भाई हमको चीज मिल गई, कंप्लीट हो गई और हमने हंसा, यानी हंस पद का यूज किया। हालांकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 जो सिंबल्स है उनके बारे में हमने जाना, लेकिन आपसे 4 टाइप्स पूछा गया तो आप 4 टाइप्स ही लिखिएगा। ये तो हमने बता दिया। हो सकता है इस बार जो पेपर आया तो उसमें आपको एक दे दे कि कंडीशन दे दे कि नहीं आपको पूर्ण विराम और हंस पद और क्वेश्चन मार्क और अर्ध विराम के बारे में लिखना है, या किसी 3 के बारे में लिखना है, किसी 5 के बारे में लिखना है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और था कहानी। तो कहानी का मतलब क्या होता है, जैसे हम बच्चों को कहानी के माध्यम से कोई चीज सिखाते हैं, ठीक है, तो जब कहानी के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चा आसानी से वो चीज सीख लेता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता है कि हमको तो कहानी सुनाई जा रही है। भाई हमारे दादा दादी ने हम लोगों को कहानी सुनाई, मम्मी पापा हमको कहानी सुनाते, तो क्या कि बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ा मजा आता है कि भाई कहानी सुना दो तो हमको नींद आ जाएगी, है ना। बहुत ही मजा लेकर हम लोग सुनते हैं। तो इसी तरह जब स्कूल में बच्चों को कहानी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो बच्चे क्या समझते हैं, अरे घर जैसा एकदम हमको माहौल मिल गया, परिवेश मिल गया। और परिवेश बहुत ही अच्छी चीज होती है। जैसे आपका अभी तो इतना नहीं, लेकिन जब आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम सीटेट की बात, लेकिन हाँ ये तो आपको इस दौर से तो आपको गुजरना रहेगा। तो उसमें जहां पे परिवेश होगा वही सबसे बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं तो आपको क्या लगेगा कि सभी आंसर बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है, लेकिन होते उसमें से एक ही सही है, 3 गलत होते हैं। तो जहां पे आपको बेस्ट परिवेश मिलता है, बेस्ट वातावरण मिलता है ना, बच्चे को जहां पे चीजें करने के लिए दी जा रही है, बच्चा जहां पे करके सीख रहा है वो चीज अच्छी होती है। तो वहां पे आपको परिवेश, यानी आपको जब घर जैसा परिवेश मिलेगा, घर जैसा माहौल मिलेगा, तो क्या बच्चा क्या करेगा, स्कूल जाने के लिए तैयार रहेगा कि किसी तरीके से जल्दी से टाइम हो और हम स्कूल जाए। अब जब बोरिंग शिक्षा मिलेगी तो बच्चे स्कूल से कतराते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा, बच्चे रोते हुए स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसी तरह शिक्षा दी जा रही हो कि वो बोरिंग महसूस करते हो कि वहां पे टाइम ही जल्दी नहीं कटता है, वहां पे हर वक्त किताबें खोल के पढ़ा ही रहे। लेकिन नहीं, बच्चे को जब भी शिक्षा दे तो इंटरेस्टिंग बना के दें, ऐसा लगे कि बच्चा ये समझे कि हमको खेल खिलाए जा रहे हैं और रियल में आप क्या कर रहे हो, उसको ज्ञान दे रहे हो। ठीक है, तो ये कहानी शिक्षा हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता है कि आपके 12 to 18 क्वेश्चंस होते हैं लघु उत्तरीय, और हमने इसी पे डिस्कस किया। 2 क्वेश्चंस पर हमने 3 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है, बाकी हम लोग सीरीज में देखते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलते हैं सीरीज की तरफ, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 2017 में जो पेपर आया हुआ था उसका फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है पहले भी हम बता चुके हैं कि 2017 में 2 बार पेपर हुआ था। सेकंड पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं और आज हम ये फर्स्ट पेपर सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, और हो सके तो अपने 5 फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपने को तो बेनिफिट होना ही चाहिए, प्लस अपने जो जानने वाले हैं उनका भी बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए। तो कम से कम 5 फ्रेंड्स में वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देख लेते हैं, क्वेश्चन है जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ क्या है? अनुज, अग्रज, भ्राता, पितामह। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसका अर्थ हो जाता है अग्रज। ठीक है,
आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ होता है अप्रत्याशित लाभ होना, अनायास सम्मान, आत्म प्रशंसा करना, गुण के विरुद्ध नाम होना। यानी आंख का अंधा तो है लेकिन नाम नयन सुख है ना। तो जब नयन ही नहीं है तो नयन सुख कैसे? तो यानी क्या हो जाता है, गुण के विरुद्ध नाम होना, यानी वो गुण उसमें नहीं है और वही उसका नाम है, तो ये हो जाता है गुण के विरुद्ध नाम होना। अचरज शब्द का तत्सम रूप है आश्चर्य है या आश्चर्य है या आश्चर्य है या आशाचर्य है। तो आश्चर्य इस तरह से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले आप अपने आप से लिखिए कि जो प्रचलन में जो चीज़ें हैं वो जो प्रचलन में होती है वो हैबिट में होती हैं, और जो हैबिट में होती हैं तो वो गलत होने की तो इसमें संभावनाएं ही नहीं रहती हैं। तो आप पहले लिखें और उसके बाद फिर आप मैच करें। जब आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है और इसमें हो जाता है तपसी का तद्भव रूप है। तो तापसी, तपसी, तापासी या तपसी, तो आपका आंसर हो जाता है तपसी। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली या झरना, तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना हो जाती है। इस तरह से आपके 5 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके हैं। चलते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की तरफ। अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हरिओत जी का पूरा नाम क्या है? तो हरिओत जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हो जाता है। उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए, तो उन्नति का अवनति हो जाता है और कृपण का खर्चीला या दाता हो जाता है। सामन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए, तो सामन का श्रावण हो जाता है, किसान का कृषक हो जाता है। आशु काव्य के रचयिता कौन है? तो आशु काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। और आपका हो जाता है आकाश से तारे तोड़ लेना, मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आकाश से तारे तोड़ लेना यानी असंभव कार्य को कर लेना, आपके लिए बहुत असंभव कार्य था, इम्पॉसिबल वर्क था, लेकिन आपने उसको क्या कर दिखाया, आपने कर लिया। तो उसके लिए तो आप यही कहेंगे ना कि आकाश से मैंने तारे तोड़ लिए, या आपके लिए कोई दूसरा कहेगा कि भाई इन्होंने तो आकाश से तारे तोड़ लिए। वाक्य प्रयोग देख लेते हैं, आप अपने लफ्ज़ों में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं जो इसमें लिखा हुआ है सेम टू सेम आप वैसे ही लिखें, आप अपने शब्दों में अच्छे से लिख सकते हैं। विश्व कप में पाकिस्तान का भारत से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ लेने के समान है। उसके बाद हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जाने जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों के वस्तुनिष्ठ टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में फर्स्ट नंबर का हो जाता है गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, यानी हर बार समझ लीजिए पूछा ही पूछा जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया कि जैसे विराम चिन्ह ये तो आता ही आता है, गद्य और पद्य ये तो आता ही आता है, कविता लेखन, कहानी लेखन ये सब आते ही आते हैं। आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छे से पेपर आप सॉल्व करेंगे और ये जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है तो ये क्या है, आपको नंबर तो अच्छे दिलाता है प्लस आपका परसेंटेज हाई करता है, अच्छा करता है ना। गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है। भाई आप जब गद्य लिखेंगे, गद्य रूप में लिखेंगे तो उसमें क्या होता है, विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम सभी चिन्हों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। गद्य में लय की भूमिका नहीं होती है। भाई आप गद्य पढ़ते हैं तो आप लय में तो नहीं पढ़ते ना, गद्य बस पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन पद्य में क्या होती है, गति भी होती है, लय की विशेष भूमिका होती है। भाई आप लय में कहते हैं ना, कोई कविता कहते हैं तो उसको क्या लय में कहते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है, पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है। यानी गद्य में क्या है कि छंद का कोई उपयोग नहीं है। तो आप इस तरह से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं। लेखन कार्य करते समय कागज़ और आंखों के बीच की दूरी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो 12 इंच होनी चाहिए लेखन कार्य करते समय, ठीक है ना।
फिर उसके बाद है किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण से समझाएं। देखिए आ गया वही क्वेश्चन। हमने आपसे क्या कहा कि हर बार ये क्वेश्चन आपका आएगा, जितने भी पेपर आप सॉल्व करेंगे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, नेम दे देते हैं कि भाई पूर्ण विराम के बारे में बताइए, कभी कहते हैं अर्ध विराम के बारे में बताएं, या पूर्ण विराम अर्ध विराम दोनों के बारे में बताएं, या 4 विराम चिन्हों के बारे में बताएं। ऐसे करके मतलब दे ही देते हैं क्वेश्चन, तो हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि आप नाम उन्होंने दे दिया आप वही बताएं, जो आपको अच्छे से आते हो, जो आप अच्छे कर पाए वही आप लिखें, ठीक है ना। तो पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है भाई, हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने ये चिन्ह लगा दिया, यही तो पूर्ण विराम है ना। तो इसमें जरूरी नहीं होता है सेंटेंस छोटा या बड़ा, भाई हमने इतना ही बोला, हम गए, सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया तो हम पूर्ण विराम लगाएंगे। या राधा सोती है कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद लगाया, या इससे भी बड़ा कोई सेंटेंस है तो मतलब लास्ट में लगना होता है, तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, आपने बात कह ली, पूर्ण विराम लगा दिया। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, बिल्कुल सही है। जब आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे और क्या कहेंगे, अरे सुबह हुई है शाम होगी और हमें खाने भर का तो खाना मिल ही जाएगा। ऐसे बहुत लोगों की सोच होती है ना कि ऊपर वाले ने जन्म दिया है, ऊपर वाला ही देगा, लेकिन ऊपर वाला भी यही कहता है कि आप मेहनत करो, फल तो हम देंगे ही देंगे, कुछ करो तो हम वही वाली चीज़ हो जाती है कि आप कुछ करोगे, कुछ मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन मेहनत से सबसे ज़्यादा मिलता है। कहते हैं मेहनत से जो लकीरें बनी होती हैं उनको भी मिटाया जा सकता है, और जो कहते हैं भाग्य में लिखा होता है वो भी बदल जाता है मेहनत से, है ना। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी हो जाती है। अर्धविराम वाक्य में छोटा विराम, अर्धविराम, कोमा लगाते हैं। अर्धविराम में क्या होता है कि इस तरह से एक डॉट और इस तरह से ये लगाते हैं और उसके बाद आपका हो जाता है मैं आपका काम कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो पूर्ण विराम देखिए इन चिन्हों का यूज़ हुआ, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण विराम लगा। अल्प विराम क्या होता है, ये छोटा सा इस तरह से लगाया जाता है, जैसे दो चीज़ें एक साथ में कहने के लिए आपको लगाना रहेगा। जैसे आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, तो अमर अजर के बीच में आपने ये चिन्ह लगाया, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब आपको लगा कि हमने साथ में बोला है अमर अजर, है ना, लेकिन हमने हल्की सी सांस ली, हम हल्का सा ठहरे, मगर थोड़ा सा ठहरे, पता भी नहीं चला। तो जो पता नहीं चलता है तो इस चिन्ह का यूज़ किया जाता है। वो रोज़ आता है, काम करता है और चला जाता है। भाई वो रोज़ आता है तो अल्प विराम, काम करता है, अब यहाँ पे और लगा तो यहाँ पे नहीं लगेगा। अच्छा अब फिर मिलेंगे, यानी अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा ठहरे और अब फिर मिलेंगे तो यहाँ पे चिन्ह लगे। तुम्हें जो करना है कर लो। अब तुम्हें जो करना है चिन्ह का यूज़ किया, कौन सा, अल्प विराम को, और कर लो, ये हो गया ना। 4 पूछे गए, 4 आप लिख सकते हैं, उसके बाद और भी चीज़ों को सीख सकते हैं। भाई 4 ही तो है नहीं। अच्छा आप बताएं टोटल जो चिन्ह होते हैं वो कितने होते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा और किसके अनुसार ये भी बताइएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, तो इस तरह से होता है, जैसे कोई शोक, हर्ष, उत्साह जताने के लिए इस चिन्ह का यूज़ किया जाता है। जैसे वो ताजमहल कितना सुंदर है, वाह ताजमहल कितना सुंदर है, आपने किसी की तारीफ की है ना, तो भाई किसी की क्या, ताजमहल की तो दुनिया तारीफ करता है, भाई 7 अजूबों में से एक अजूबा है। अरे तुमने ये क्या कर दिया, छी छी तुम कितने गंदे हो। तो मतलब इस तरह के वाक्य आते हैं, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे 4 ही पूछ रहे थे तो आपने 4 कंप्लीट कर लिए। उसके बाद वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के यहाँ पे क्वेश्चन जो आया था कि मिश्रित शब्द को उदाहरण सहित समझाएं, तो वाक्य प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन से, तो सरल वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य होते हैं। कुछ लोग मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तो हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। सरल वाक्य, तो सरल वाक्य यदि किसी, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, यदि किसी वाक्य में केवल एक विषय अथवा एक उद्देश्य हो तो वो वाक्य सरल कहलाता है। भाई एक विषय क्या है, रेखा पुस्तक पढ़ती है, भाई एक ही हो गया। मोहन घर जाता है, इसमें एक है, यानी ये सरल है। उसके बाद आपका हो जाता है मिश्रित, यानी मिला हुआ। मिश्रित वाक्य वो होता है जिसमें प्रधान वाक्यांश सामान्य हो तथा एक से अधिक उपवाक्य शामिल हो। तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए ताकि तुम्हारा पहला घंटा न छूट जाए, यानी तुम्हारे लिए ही कहा गया है कि तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए तुम्हारे लिए, और ताकि तुम्हारा पहला घंटा न छूट जाए, तो ये मिश्रित वाक्य हो जाता है। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, अब यहाँ पे समझिएगा मिश्रित और संयुक्त वाक्य में फ़र्क।
तो आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य वो वाक्य जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हों और उपवाक्य लेकिन, किंतु, परंतु और वे, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हों। देखिए मिश्रित वाक्य में ऐसा नहीं था, और संयुक्त वाक्य में किससे जुड़ा है? किंतु, परंतु, वे, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़ा है। आंधी चल रही है और सड़कों पर धूल उड़ रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा? और, है ना, और से। मोहन सो रहा है लेकिन उसका भाई बीमार है, लेकिन उसका भाई बीमार है, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाता है? तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। एक बार फिर से मिश्रित वाक्य देख लेते हैं कि मिश्रित वाक्य जिसमें प्रधान वाक्यांश सामान्य हो तथा एक से अधिक उपवाक्य हो। अब यहाँ पे देखिए तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए ताकि तुम्हारा पहला घंटा न छूट जाए, तुम्हारे लिए ही दोनों बातें कही जा रही हैं, है ना। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? संयुक्त वाक्य, आंधी चल रही है और सड़कों पर धूल है। आंधी चल रही है लेकिन क्या है? धूल कहाँ पे है? तो सड़कों पर है। और धूल कहाँ पे है? और लगा हुआ है, यहाँ पे लेकिन लगा हुआ है, कहीं पे तथापि लगाओ, यद्यपि लगाओ, परंतु लगाओ, किंतु लगाओ, तो वो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। अथवा यहाँ पे देख लेते हैं संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों से मिलकर निर्मित होता है जो आपस में किसी संयोजक से मिलते हैं। भाई संयोजक तो यही तो हो गए जो अभी हमने आपको बताया, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है सामासिक पद किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, तो ये सामासिक पद हो जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित समझाएं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से लगभग दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, आओ, तो ये क्या है? ये दीर्घ स्वर हो जाते हैं। और ह्रस्व स्वर जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, उसमें कम टाइम लगता है, लेकिन जब आप बोलते हैं बड़ा आ तो ज़्यादा टाइम लगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसमें क्या हुआ? ज़्यादा टाइम लगा। अब देख लेते हैं कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता, कहानी कहलाने से विद्यार्थी का संकोच दूर होता है। बिल्कुल सही बात है। उनकी कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है तथा बच्चे पाठन क्रिया में रुचि लेते हैं। सबसे पहले कहानी का जो चीज़ हो जाती है, कहानी कहलाने में विद्यार्थी का संकोच दूर हो जाता है, क्योंकि बच्चों में जब संकोच होता है तो बच्चे कुछ भी करने से वो डरते हैं। कुछ भी करने का मतलब पढ़ाई जैसे कर रहे हैं, उनको आता भी होता है, लेकिन उनसे टीचर्स या उनसे कोई बड़े या कोई जानकार शख्स कुछ पूछ लेता है तो वो संकोच में कुछ बता ही नहीं पाता, उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। और जब कॉन्फिडेंस लो होता है तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि इसको कुछ आता ही नहीं है ना। तो जब आप कहानी सुनाएंगे, उसके माध्यम से बच्चों को बताएंगे और बच्चों से भी आप कहेंगे कि इस कहानी को पूरा करो, ऐसे करके उसकी एक हैबिट पड़ेगी। और जब हैबिट पड़ेगी तो क्या होगा? बच्चों में जो संकोच होगा वो दूर हो जाएगा और उनकी कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, भाई चिंतन वो करेगा अब क्या क्या होना चाहिए, आगे कैसे क्या होना चाहिए, क्या मोड़ आएगा, ये सभी चीज़ें। तो उसका जो तर्क शक्ति है वो भी बढ़ेगी, चिंतन शक्ति है वो भी बढ़ेगी और बच्चे में क्या होगा? पाठन क्रिया में वो रुचि लेते हैं। भाई वो रुचि तो लेंगे, वो कहेंगे भाई कल तो मैं स्कूल ज़रूर जाऊंगा या जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे तो मुझे कहानियाँ सुनाई जाती हैं। लेकिन भाई आप तो बच्चे को पढ़ा रहे हो और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ा रहे हो, तो क्या है? वो स्कूल आने में कतराएगा नहीं, घर से ज़िद नहीं करेगा नहीं जाना है नहीं जाना है। क्योंकि कुछ बच्चों को आपने देखा होगा वो बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो जब इस तरह से आप पढ़ाएंगे तो बच्चे बोरिंग नहीं होंगे और बच्चे स्कूल जाने के लिए यही रहेगा, वो टाइम देखते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जल्दी से वो टाइम हो और मैं स्कूल जाऊँ, है ना। तो इसके माध्यम से ये चीज़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 2017 का जो ये पेपर है ये भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे और इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स के जो पेपर हैं उनको भी सॉल्व करते रहेंगे। सीरीज़ भी कंटिन्यू रखेंगे और मैथ की क्लास भी कंटिन्यू, सभी चीज़ें आपकी कंटिन्यू रहेंगी क्योंकि हम आपके साथ हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए एग्ज़ाम का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करें और आप अपना 50% दें, हम अपना 50% दें, तभी 100% बनेगा। क्योंकि हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम देने हम तो जाएंगे नहीं, है ना। तो जाना आपको रहेगा। तो दोनों लोग देखिए मेहनत करते हैं और अच्छा परसेंटेज आप लाते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज तो भाई आप ही को लाना है क्योंकि एग्ज़ाम तो आप ही को देना है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।